अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन और इसके जितने भी नोट्स हैं ऑल द पॉइंट्स उसको हम कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्विक रिवीजन हर एक चीज़ का होने वाला है। ओके, सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज आइदर अ मूविंग थिंग और अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग थिंग। ठीक है, ये एरिस्टोटल जी ने कहा था हर एक चीज़, पहली बात तो जो इस यूनिवर्स में है दैट इज मूविंग, और उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है दैट इज एक्चुअली अप्लाइंग ओवर देयर। उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है, बट अगर उसको मूव कराने की भी कोशिश करेगा तो उसमें कुछ अपोजिट फोर्स भी लगेगा जो उसको मूव करने से रोकेगा। इसीलिए सारी सारी चीज़ें पूरी यूनिवर्स में रिमेन्स एट रेस्ट, जितनी भी आप चीज़ें देखते हो। ठीक है, क्या क्या लर्न करेंगे ये देख लेते हैं आज। गिव मी अ सेकंड। या फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, types of forces, effects of force, laws of motion, momentum, impulse, action, reaction, free body diagrams and numerical application. Second point पे जब करते हैं force and motion. A force is a push or pull which changes or tends to change the state of motion or rest of an object. ऐसा पुश या फिर ऐसा पुल, खींचना, ऐसा धक्का देना, ऐसा खींचना जो कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दे। मतलब या तो वो रेस्ट पे हो तो उसको वो मोशन में ले आए, या तो वो मोशन में हो और उसको रेस्ट पे कर दे। दिस इज नोन एज फोर्स। अगर आप किसी भी चीज़ को धक्का दे कर खींच के उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हो तो उसको हम फोर्स कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ये याद रखना। और इसको हम और क्या कहते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सलेरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट यहाँ से आई तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? पुशिंग अ टेबल, पुलिंग अ बैग, बैग को खींचना टांगना, किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करना, ओपनिंग अ डोर, पुल करना डोर को या फिर पुश करके खोलना। मोशन कैन बी रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मीन स्ट्रेट लाइन में, आराम से स्ट्रेट लाइन में कोई गाड़ी है वो चलते जा रही है चलते जा रही है। रेक्टिलिनियर मीन कोई कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रही है। अगर मैं यहाँ से एक बॉय को खड़ा कर दूं, स्टोन पकड़ा के जो उसको घुमाएगा हवा में तो वो कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, दैट इज नोन एज कर्विलिनियर मोशन। ओके, चलिए अगला आते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहली चीज यहाँ पे लिखा है नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स क्या होता है कि एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा है किसी भी चीज पे, एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा है। एग्जाम्पल, आपके घर में जो टेबल रखी हुई है, जो फ्लोर के ऊपर टेबल रखी हुई है, क्या उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, उस पर फोर्स ऊपर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, नीचे से भी, हर तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन वो टेबल रेस्ट पे है। बिकॉज जो फोर्स ऊपर से लग रहा है नीचे से वही फोर्स उसको बैलेंस आउट कर दे रहा है। तो ऊपर से मान लो +10 लग रहा है, नीचे से -10 लग रहा है, तो दोनों को मिला के हो गया 0। इसी को हम बोलते हैं फोर्स नेट या फिर एक्चुअल फोर्स। आप अपने अपने वॉल पे जाओ, आप दीवार पे जाओ, खूब देर तक खड़े होकर दम लगाओ, खूब दम लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। आप तो कहोगे सर मैं तो फोर्स लगा रहा था, मान लो आप 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, बट वो वॉल अपने जगह से मूव नहीं करेगी क्योंकि वो आपके अगेंस्ट 500 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। सो जो नेट फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 0। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, द फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस्ड। मतलब इधर से भी इक्वल लग रहा है, इधर से भी इक्वल लग रहा है, इधर से भी इक्वल लग रहा है, इधर से भी इक्वल लग रहा है। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और फोर्स सेम होना चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड फोर्स होता है। एफ नेट हमारा 0 होता है, कोई भी चेंज इन मोशन नहीं होता। एग्जाम्पल, ये बॉक्स रखा हुआ है, 5 न्यूटन इस तरफ हो रहा है ईस्ट की तरफ और 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ। डायरेक्शन चेंज है, यस। क्या फोर्स इक्वल है? यस, दोनों चीजें इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, इसीलिए ये मोशन में नहीं है और इसीलिए बैलेंस्ड हो गया, एफ नेट हो जाएगा 0। अब क्या है? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग इज नॉट 0, द फोर्सेज आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। सेम थिंग। ओके, मान लीजिए बॉक्स है, आप इसको इधर से 5 न्यूटन से खींच रहे हो, आपका छोटा भाई बहन जो भी है वो इधर से 3 न्यूटन से ही खींच पा रहा है, तो सिंपल सी बात है बॉक्स इस तरफ ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि 5 - 3 इज इक्वल टू 2। आप 2 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो, इसलिए उसी डायरेक्शन में जो बॉक्स होगा वो मूव करेगा, इसलिए हमारा जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, किसी भी चीज़ पर धक्का दोगे, अगर उसका एफ नेट 0 आ रहा है मतलब आपको खूब धक्का दे रहे हो, इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर वो चीज़ मूव कर रही है इसका मतलब आपने ज़्यादा ताकत लगा दी, इसी वजह से वो मूव कर पा रही है। चलिए अगली चीज़, टाइप्स ऑफ फोर्सेज। फोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट फोर्स सिंपल होता है कि जिसमें फिजिकल मतलब कोई भी एक टच वगैरह इन्वॉल्व होता है, उसके बिना वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि कोई भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद वो फोर्स फील हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, मस्कुलर फोर्स, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है, टेंशन फोर्स जो तार में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग में लगता है, बियॉन्ड फोर्स जो पानी के अंदर लगता है, एयर रेजिस्टेंस जब भी आप बाहर जाते हो, मान लो बहुत तेज आंधी आपके अगेंस्ट चल रही है तो आपको आगे मूव करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, आपकी बॉडी से कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं जरूरी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप चाहे हवा में ही क्यों ना उड़ रहा, एरोप्लेन में क्यों ना उड़ रहा, ग्रेविटी अपना काम जरूर करेगी, वो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगाएगी।
अगला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। आप चाहे मैग्नेट को ऐसे रखो चाहे एकदम दूर दूर रखो, जब आप इनको होल्ड करके रखोगे तो ये कुछ ना कुछ फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाए, आपको फील होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज जाना चाह रहे हैं। सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि आपको जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फील होना। कभी कभार हम लोग जैसे अपना जब शर्ट उतारते हैं तो जब टीवी की स्क्रीन वगैरह कुछ टच करते हैं तो कुछ हल्का सा से जिर जिर करंट वगैरह लगता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि उसमें कोई कॉन्टैक्ट जरूर नहीं होता, छोटा सा झटका वगैरह कुछ लगता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। कॉन्टैक्ट फोर्स को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। मस्कुलर फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, हमारी ताकत से हम जो फोर्स को धक्का दे रहे हैं, जो मसल्स अप्लाई करें दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। कितना दम लगा कितने दम से खींच रहे हो उस तरह से आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द मोशन बिटवीन द सर्फेस। फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हो, जो जमीन या मान लो आपकी उंगली, हर एक चीज के पास फ्रिक्शन होता है, हर एक चीज के पास। आप फ्रिक्शन को रिड्यूस जरूर कर सकते हो ऑयल वगैरह डाल के, टायर वगैरह लगा के, सर्कुलर कोई किसी चीज से, बट फ्रिक्शन तो जरूर होता है। और अगर मान लो ये जो आपका ये इधर मूव कर रहा है इस तरफ, तो जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट मूव करेगा। तभी तो मान लो आप इस बॉक्स को धक्का देना चाह रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि एकदम हमेशा धक्का देते रहोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा, तो इसकी वजह से आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो आप थक सकते हो, यू कैन बिकम टायर्ड, बिकॉज आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। फोर्स ज़्यादा लगाना मतलब आप वर्क ज़्यादा कर रहे हो। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो ऐसे बॉक्स उठा रहे हो, उसको ऐसे उठा रहे हो, सीधा सीधा पकड़ के उठा रहे हो, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स, फोर्स इन स्ट्रिंग और रोप, ठीक है, आपने किसी चीज को ऐसे टांग दिया, किसी चीज को ऐसे टांग दिया, यहाँ पर इस पे जो फोर्स लगता है, कि जो भी अपनी स्ट्रिंग होती है, तार होता है, हर एक चीज पे आपने अपने मान लीजिए छोटा सा धागा ले लिया और एक ने यहाँ से होल्ड किया, एक ने यहाँ से होल्ड करे, तो आप इसको जब तक खींचोगे इसके ऊपर लगेगा टेंशन। एक पॉइंट आएगा कि उस स्ट्रिंग का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो टेंशन फोर्स था उसके रेजिस्टेंस फोर्स से बहुत ज्यादा लग गया। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग तो आपको पता ही है, जो स्प्रिंग होता है हमारा फोर्स, अगर आपने बचपन में कभी भी किसी स्प्रिंग से खेला होगा, अगर आप उसको प्रेस करके रिलीज करते हो तो फोर्स उस पर अप्लाई हो जाता है, बहुत तेज उछलता है, उसी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड स्ट्रिंग। जब आप दबाते हो उसमें कुछ फोर्स इंक्लूड हो जाता है, तो वो एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। बियॉन्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। आपने मान लो इसको रखा है, इसको, ये छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा क्यूब है, यू हैव केप्ट इट इन द वाटर, तो ये जो वाटर इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेगा इन अबव डायरेक्शन, उसी को हम बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स या बियॉन्ड फोर्स। जितना इसका वेट होगा उतना ही फोर्स इसको ऊपर अप्लाई होगा, तभी ये फ्लोट कर पा रहा है। अगर इसने ज्यादा वेट लगा दिया जो इसकी बियॉन्ड सी फोर्स से अलग है, तो ये तुरंत ही नीचे डूब जाएगा। सो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। एयर रेजिस्टेंस अपोजिट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एयर, ये देखिए, ठीक है, जरूरी नहीं एयर में, अगर आप दौड़ भी रहे हो, जैसे एग्जांपल देता, अगर आप दौड़ भी रहे हो तो हवा इस तरफ लगती है, सो वो भी रेजिस्टेंस फोर्स होता है। चलिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, ये मैंने आपको बता दिया। mg हमारा क्या होता है? mg हमारा फोर्स होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए जो होता है वो g होता है हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट और अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स, या आप इसको यहाँ पे लाओगे, इसको खींच के अपनी तरफ कर लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स, भाई मैंने बताया प्लस और माइनस जो भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक सर्टेन डिस्टेंस तक का फोर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से उसका फील भी हो सकता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट विदाउट एनी फिजिकल टच। ओके, दिस इज योर नोट। चलिए, बेसिक थिंग है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के, फोर्स क्या क्या कर सकता है ये जानते हैं। चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट, ओके, कोई भी चीज़ रेस्ट में है उसको उसको मोशन में ला सकता है, और कोई भी चीज़ मोशन में है उसको रेस्ट पे ला सकता है। अ फोर्स कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, पुशिंग अ स्टेशनरी साइकिल, एक साइकिल खड़ी है, रेस्ट पे खड़ी है, आप गए, आपने उसको पुश किया, आप उसको बैठ के चलाया, तो यू आर कीपिंग दैट साइकिल इन द मोशन, दैट मीन्स इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यू आर अप्लाइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। Okay, then we have the change of state of motion, the change of state of motion. A force can stop a moving object. जब फोर्स अप्लाई होता है तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी रोक सकता है, जैसे ब्रेक्स अप्लाइड टू अ मूविंग कार, एक गाड़ी चल रही है, अपनी आराम से चल रही है, आराम से भाग भाग के चल, आपने किया ब्रेक अप्लाई, अब जो ब्रेक अप्लाई हुआ वो इसके टायर पे, वो इसके टायर्स पे फोर्स लगाएगा, वो इसके टायर पे फोर्स लगाएगा। अब जब वो फोर्स लगाएगा तो गाड़ी खुद ब खुद एक टाइम पर आके फटाक से रुक जाएगी। दिस इज नोन एज आर ब्रेकिंग फोर्स और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड कैसे चेंज होगी? कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, मैंने आपको बताया, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लो आप पहले हवा में चल रहे हो, हवा इन द सेंस रोड पे चल रहे हो, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, फिर मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ना अभी काम करो, हल्का सा पानी में चलो, हल्का सा पानी इसमें चलो, स्पीड आपकी पक्का डिक्रीज होगी, क्योंकि आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको कीचड़ में ढकेल दूंगा, कीचड़ में, मड में, अब मैं कह रहा हूँ इसमें चलो, तो उसमें आपकी स्पीड और ज़्यादा धीरे हो जाएगी, बिकॉज उस पर आपका जो फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, बढ़ता चला जाएगा, तो स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है फोर्स।
चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है। बॉल आपकी तरफ ऐसे आ रही है, आपने यहाँ से जोर से किक मारी, वो वापस चली गई, तो आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, आपने फोर्स अपने पैर से अप्लाई किया। चेंज द शेप और साइज, ये आपको पता ही है। अगर मान लो आपको मैं ऐसे क्ले वाली एक बॉल दे दूँ, मैं कंप्यूटर का शेप चेंज कर दूँ, तो आप इसको ऐसे इसको पुश करके इधर से पुश करके इसको दूसरी शेप का बना सकते हो। सो यू कैन डिफॉर्म द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स ओवर दैट। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। देखो, जब भी मोशन की पढ़ाई वगैरह हो रही थी, तो जो हमारे न्यूटन बाबा थे, उन्होंने कहा कि जितना भी मोशन वगैरह है, ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। आप ऐसे नहीं उठा के इसको ऐसे ही रख दोगे, आपको उसको कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह फॉलो करवानी पड़ेगी, और उन प्रॉपर्टीज को इन्होंने बताया, उस फंक्शन को इन्होंने बताया। क्या बताया, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट लॉ, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है बताऊंगा अभी। An object will continue to remain at rest or in uniform straight line motion unless and until an external unbalanced force acts on it. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो या तो रेस्ट पे रहेगी या तो अपना मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जा रहा। दैट इज नॉर्मल थिंग। ओके, मान लीजिए ऐसे बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा है अपनी जगह रखा हुआ है, बस ये किस पे है, रेस्ट पे। इस पर अभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, आप आए, हल्का सा बॉक्स आपने जोर से किक मारी, तो इस बॉक्स की जो मूवमेंट थी वो इस तरफ हो गई, इस तरफ मूव कर गया। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब आप फोर्स से किसी का भी रेस्ट और मोशन की स्टेट को चेंज कर सकते हो। ओके, सिंपल सी थिंग है। आप जब तक रुके हुए, आप रुके हुए, जब तक मूव करो अनटिल अनलेस आप पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। ऐसे मान लो एक बॉल आगे बढ़ रही, आपने किक मारा फुटबॉल आगे बढ़ रही, तो क्या लग रहा है कि ये मोशन में रहेगी? हाँ, ये हमेशा मोशन में रहेगी, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। वो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? यस, यू आर करेक्ट, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव कर सकती है अगर इस पर कोई भी अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा। नहीं लगेगा, मूव करती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। चलिए अब इनर्शिया पे आते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन में या फिर अपने रेस्ट पोजीशन पर रहता है, तो वो उसके अगेंस्ट होने वाली चीज़ को रेजिस्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है और इसका मोशन मतलब सिर्फ नॉर्मली रखा हुआ है, तो इसकी टेंडेंसी कि रेस्ट में ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इसकी टेंडेंसी कि मूव करती रहे, इट इज नोन एज इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, तो बाय द प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है उसके रेस्ट के या मोशन होने, या तो वो मोशन में तो रेस्ट होने में रेजिस्ट करेगा, रेस्ट पे है तो मोशन होने में रेजिस्ट करेगा, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। देखो मान लो एग्जांपल नॉर्मल सा एक बॉक्स रखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हैवी है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो, क्या तुरंत मूव करेगा? नहीं। आप उस पर जब एक सर्टेन दम से मतलब फोर्स लगाओगे तब तुरंत ही मूव करेगा। तो वो जितनी देर रुका हुआ है, मान लो 2 सेकंड्स के लिए, मान लो 2 सेकंड के लिए रुका, उसके बाद वो मूव करना शुरू किया, तो वो जो 2 सेकंड के लिए रुका हुआ है, जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वही हमारा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब आपने बॉक्स पड़ा, आपको धक्का दे रहे हो 2 सेकंड तक रुका है, जितनी देर रुका है, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन, अब यही मान लो फुटबॉल, आपने जोर से लात मारी, अब फुटबॉल आपकी तरफ आ रही, अब वो धीरे धीरे आप उसको रोकने का ट्राई करो, हाथ से या धीरे धीरे टच करके रोकना, लेकिन तभी थोड़ा बहुत मूव कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ। मान लो आप ऐसे बस में खड़े, ठीक है, अब जो आपके फीट हैं, जो आपका पैर है, वो बस से कॉन्टैक्ट में, बस चल रही है, तो ये जो आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये किस में है? मोशन में। और जो ऊपर का हिस्सा, ये किस में है भाई? रेस्ट में। तो जब बस मूव कर रही है, आपका नीचे का हिस्सा मोशन में, इसका मतलब नीचे का हिस्सा सिर्फ चलना चाह रहा है, वो रुकना नहीं चाह रहा। लेकिन सडन पड़ते हैं ब्रेक, और ब्रेक पड़ते ही क्या होता है आपको पता होगा, आप थोड़ा सा, अगर आप ऐसे खड़े हो, आप थोड़ा सा आगे की तरफ गिरते हो, आपका बॉडी का सिर्फ ऊपर का पार्ट ही आगे की तरफ गिरता है, नीचे का पार्ट सेम रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो तो कॉन्टैक्ट में है ना, वो किस में हमारा, वो तो कॉन्टैक्ट में है, वो मोशन में था, बस ने ब्रेक मारा, वो रेस्ट में आ गया। तो अगर वो सीधा कांटेक्ट में हो, सीधा मोशन से रेस्ट में आ गया, तो ऊपर की जो बॉडी है वो किसमें थी? रेस्ट में थी। उसको नहीं पता कि मोशन में आना है कि नहीं आना है, रेस्ट में आना है कि नहीं आना, इसीलिए वो रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट करने के चक्कर में ही वो हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा गिर जाते हैं। दैट इज द ओनली थिंग जो इनर्शिया ऑफ मोशन हमें एक्सप्लेन करती है, द सिंपल सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, चलिए, सो इनर्शिया के एग्जाम्पल यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब इन एग्जाम्पल को पढ़ते जानते हैं। पहला एग्जाम्पल है, व्हेन अ कारपेट इज पुल्ड, कारपेट है, पुल्ड किया जा रहा है फ्रॉम अंडर अ कॉइन, द कॉइन फॉल्स इन द सेम प्लेस। ऐसा क्यों? देखो, ये जो कॉइन है ये अपने एक रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। जब आप इस कारपेट को जोर से स्नैच करोगे, क्योंकि ये कारपेट सिर्फ मोशन में आया है, बट जो अपना कॉइन होगा दैट विल रिमेन इन द टेंडेंसी ऑफ रेस्ट। तो इसी को हम बोल देंगे टेंडेंसी ऑफ कॉइन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके,
व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर्स टेंड टू फॉल बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट पे रहें, लेकिन हम लोग मूवमेंट में हैं, ठीक है, सॉरी हम लोग रेस्ट पे हैं, लेकिन बस जो है वो सडनली स्टार्ट कर जाती है। सडनली स्टार्ट करने की वजह से हम लोग पीछे की तरफ, बिकॉज हम लोग यहाँ पीछे की तरफ गिरते हैं, बिकॉज हमारे जो ऊपर का हिस्सा है दैट वांटेड टू रिमेन इन रेस्ट, लेकिन जो बस है वो क्योंकि मूव कर गई तो अब उसको मोशन में आना पड़ेगा। किसको? जो हमारे पैर कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। When a bus suddenly stops, passenger tend to fall फॉरवर्ड। ये ऑप्शन मैंने बता दिया। व्हेन वी शेक अ ट्री सम लीव्स फॉल डाउन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लीव्स क्या है, वो पहले से कनेक्टेड है ट्री से एंड दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट जब हम पेड़ को शेक करते हैं तो लीव्स के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन स्टैब्लिश होता है और उस मोशन की वजह से जो लीव्स होती है दे गेट फॉल डाउन एंड दे क्रिएट द कंप्लीट सॉर्ट ऑफ फॉलिंग। चलिए अब आते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम इज अ इजी थिंग, वो जान लेते हैं। पहले आप बात समझो। देखो, आपने मान लो एक 5 ग्राम की बॉल है, एक 5 ग्राम नहीं 50 ग्राम की बॉल है, उसको आपने जोर से फेंका, तो उसको फेंकने पे उसका कुछ मास था, मान लीजिए 50 ग्राम का मास था, आपने उसको मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से फेंका। तो अगर मैं इस 50 ग्राम मास को 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं, उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। उसी का हम बोलते हैं क्या भाई? मोमेंटम। सो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। उसका मास और वेलोसिटी मिलके कितना ज्यादा एक काइंड ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा है, एक काइंड ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। मोमेंटम डिनोट होता है पी से, मास एम और वी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, सॉरी यूनिट होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, बोथ डायरेक्शन एंड वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड। इफ मास और वेलोसिटी इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीजेस। देखिए, क्योंकि P इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी, मतलब जो P है डायरेक्टली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। इसका मतलब अगर M बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो भी P बढ़ेगा। ओके, मोमेंटम इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब देखो, कंजर्व मतलब क्या होता है कि जो पहला हो, मान लो M1 V1 हो, वही हमारा M2 V2 के इक्वल। क्या बोल दिया सर? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को मारा और बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, आपने कोई बॉल फेंकी दूर से, उसका कुछ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और बाहर से उसके ऊपर कोई हवा का फोर्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। पहले जो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी था दैट विल बी इक्वल्स टू बाद में, मास तो सेम ही होता है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ mv1 इज इक्वल्स टू mv2। ये हो गया हमारा कंजर्वेशन का फॉर्मूला। आपका क्वेश्चन आएगा कि मोमेंटम कंजर्व है तो इसको आप लगा सकते हो। चलिए इसका एग्जांपल दे दूं मोमेंटम का। एक जैसे मान लीजिए आपने गोली होती है छोटी सी, जो बंदूक से बुलेट निकलती है, अब देखिए छोटी सी होती है, अगर आप उसको आप मान लो उसको हाथ में पकड़ के फेंकोगे और किसी को मारोगे, कुछ नहीं होगा उसको, बिकॉज आप उतनी वेलोसिटी जनरेट ही नहीं कर पा रहे। बट अब बुलेट जो होती है वो इतनी डेंजरस क्यों होती है? बिकॉज वो जो पिस्टल से निकलती है, जब वो पिस्टल से निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी लेके निकलती है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो छोटी सी जो बुलेट होती है वो भी आपके स्किन को, बोन्स को पियर्स कर सकती है। अगर उसको हाथ से पकड़ के फेंकोगे कुछ नहीं होने वाला, हाँ बहुत दम से फेंकोगे शायद थोड़ा बहुत लग जाए, लेकिन वेलोसिटी अगर ज़्यादा, क्योंकि क्या बुलेट का जो मास होता है, बुलेट्स मास इज़ वेरी लो, वेरी वेरी लो, ठीक है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बिकॉज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और मास बहुत कम होता है, इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए मोमेंटम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यही मोमेंटम से रिलेटेड है। ये हमें बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the net force acting on it and take place in the direction of the force. So न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ ये बताता है बेटा कि जो हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। जब dp लिखा है इसका मतलब चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt। अब इससे फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दो तो उसके क्या लाते हैं? कांस्टेंट लाते हैं, F इज इक्वल्स टू K dp अपॉन dt। इफ K इज इक्वल्स टू 1 देन वी हैव F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। फॉर कांस्टेंट मास, देखो कांस्टेंट मास क्या होता है? F इज इक्वल्स टू m इंटू a होता है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ m इंटू a इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt एंड इट इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। तो F इज इक्वल चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, और डायरेक्टली फॉर कांस्टेंट जब मास कांस्टेंट होता है तो ये हमारा बन जाता है F इज इक्वल्स टू m a। तो यहीं से अप्रॉक्सिमेटली डिराइव होता है। ठीक है, a एक्सेलरेशन होता है, m मास होता है, F होता है नेट फोर्स।
चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। दूसरा में लिखते हैं केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ नेट फोर्स इज जीरो, हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अगर हमारा नेट फोर्स जीरो है तो एम इंटू ए, हमारा एक्सीलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो लेकिन उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इफ नेट फोर्स एक्ट देयर विल बी एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो अगर बॉल को मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ तो जिस तरह धक्का दे रहा हूँ उसी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मोर द फोर्स मोर इज द एक्सीलरेशन, तो आपको पता ही हो, बिकॉज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इनटू ए। सो अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। किसी चीज को दम से धक्का दे तो और तेज भागेगी। मोर द मास लेस इज द एक्सीलरेशन, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा फॉर सेम फोर्स। आप जब बड़े से पत्थर को घुमाओ और छोटे से वाले घुमाओ तो यहाँ पर मास कम है, यहाँ मास ज्यादा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, यहाँ एक्सीलरेशन कम होगा, मूव ही नहीं करेगा। सो एफ एम ए रिलेटेड होता है एफ इज इक्वल टू एम, मतलब इसी से पढ़ लो, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, एक्सीलरेशन ज्यादा फोर्स ज्यादा। ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है तो एफ अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम होगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। सिंपल है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, 2 इंटू ए की वैल्यू अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ अ बॉडी ऑफ 5 किलो की बॉडी हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, 5 इंटू 4 20 न्यूटन। डन। चलिए अब इंपल्स पे आते हैं। इंपल्स में जहां तक मुझे पता है कि इसमें ये इंपल्स आएगा, इसका क्वेश्चन आ सकता है और एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इंपल्स क्या होता है उसको ध्यान समझिएगा। फॉर वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज पे फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, उससे कुछ इंपैक्ट पड़ता है, उससे कुछ इंपैक्ट पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं इंपल्स। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है थप्पड़ खाना। व्हेन वी गाइस या फिर यू गाइस गॉट अ स्लैप, जब आप किसी से थप्पड़ खाते हो तो थप्पड़ बहुत ही कम सेकंड्स के लिए ही आपके चीक से टच होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट काफी हाई हो सकता है, काफी हाई इंपैक्ट होता है। ओके, सो वही चीज है इंपल्स। द फोर्स अप्लाइड ओवर अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इंपल्स। सो व्हाट इज दिस? इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। ऐसा फोर्स जो कुछ समय के लिए लगता है, देखो डेल्टा टी मतलब वेरी स्मॉल टाइम, तो जब फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगता है उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स शो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ जे। यूनिट क्या होगी? देखो इसकी होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड्स, तो न्यूटन सेकंड्स हो गया। ये होता है फोर्स और ये होता है टाइम इंटरवल। सो इंपल्स इज इक्वल टू द, अब ये समझ गए ना, देखो फोर्स जब बहुत ही कम टाइम के लिए अप्लाई होता है उसको बोलते हैं इंपल्स। दूसरा एग्जांपल, आप क्रिकेट खेलते हो तो बैट और बॉल का जो कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत ही कम सेकंड के लिए होता है, लाइक लेस देन 1 सेकंड के लिए होता है, लेकिन जो इंपैक्ट होता है वो काफी हाई हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंपल्स। अब इंपल्स क्या होता है? जो जे होता है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखो मान लो बॉल मैंने यहां से मारी, ठीक है, v1 वेलोसिटी से जा रही और यहाँ पे आप खड़े थे, आपने जोर से बॉल को फिर मारा, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो पहले mv1 था मोमेंटम, बाद में हो गया mv2। तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है mv1 और mv2, ठीक है, ये जो यहाँ से v1 आया मारा, इधर गया v2, सो mv1 और यहाँ क्या हुआ mv2। तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है बाद वाला, क्योंकि बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, यही हमारे इंपल्स के इक्वल होता है, यही हमारे इंपल्स के इक्वल होगा। इसीलिए इन दोनों का जो ऐसा यूनिट भी होता है वो हमारे मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इंपल्स इज इक्वल टू बाद वाला माइनस पहले वाला मोमेंटम। ठीक, अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जान लीजिए। हर एक एक्शन का, चाहे मैं थ्योरेटिकली बात करूं चाहे फिजिक्स के हिसाब से बात करूं, कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो उसका कोई रिवर्ट या उसका क्या बोलते हैं, कोई रिएक्शन जरूर होता है। ओके, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट सिम्युलटेनियसली। ओके, सो हर बार जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्स वर्क करता है वो अलग अलग बॉडीज पे वर्क करता है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि आपने जिस हिसाब से एक्शन दिया उसी हिसाब से रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर आप लगा रहे हो एक्शन तो उसके अपोजिट आएगा तभी तो एफ नेट निकलेगा, वरना उसके अलावा कहाँ निकल जाएगा। एक्ट सिम्युलटेनियसली, एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम इट विल वर्क। एग्जांपल्स, रिकॉइल ऑफ अ गन, जब भी आप बुलेट मार ठाए ठाए ठाए, तो जिस हिसाब से बुलेट मारते हो जो पिस्टल होती है वो भी उसी दम से पीछे आती, हिट बैक करती उसी दम से। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गन का रिकॉइल होना। अगर आप सही से होल्ड नहीं करोगे तो वो आपको चोट भी पहुंचा सकती है। स्विमिंग क्या होता है? हम जब स्विम कर रहे होते हैं तो हम पानी को पीछे ढकेल रहे होते हैं, और जिस फोर्स से हम पानी को पीछे ढकेलते हैं उसी फोर्स से हमें पानी आगे की तरफ पुश करता है, बिकॉज हम उसको एक एक्शन दे रहे हैं पीछे 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 पीछे, तो वो हमें आगे रिएक्शन दे रहा है फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। ओके, एक और एग्जांपल, आपने मान लो थप्पड़ मारा, मैंने मारा एक्शन,
ठीक है, नहीं थप्पड़ नहीं, बेकार एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे ट्रैम्पलिन होता है, ठीक है, ट्रैम्पलिन अगर आप लोग बैठे होगे जो कूदना होता है झूला, आप जितने दम से उस पर कूदोगे उतना ही नीचे जाएगा और वापस से आपको उतना ही ऊपर उछाल देगा। तो आपने उसको मान लो एक्शन दिया अपने वेट के हिसाब से 50 किलोग्राम, तो उतना ही 50 किलोग्राम का ही जो रिएक्शन होगा वही रिवर्स कर देगा। तो अब इसका क्या मतलब, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। भैया देखो, बुलेट आपने मारी तो बुलेट पे लगा एक्शन, लेकिन जो रिएक्शन लगा किस पे लगा, पिस्टल पे। तो दोनों का एक्शन रिएक्शन एक्ट करता है अलग अलग बॉडीज के ऊपर। ओके, चलिए पेयर देख लीजिए। वॉकिंग, आप वॉक कर रहे हो, आप जमीन को पीछे 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 कर रहे हो, लेकिन जमीन आपको आगे 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 कर रही है। दूसरा रॉकेट, गैसेस निकलती पीछे से, ऐसे ऐसे गैसेस निकलती ऐसे ऐसे निकलती, बट और उसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है कि रॉकेट होता है दैट फ्लाइज इनटू द स्पेस। अगला रोइंग ऑफ बोट, आप ऐसे लेते हो, शायद को क्या बोलते हैं, सैडल वैडल कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो ये पीछे की तरफ पानी धक्का दे रहा है, इसकी हेल्प से आप आगे मूव कर पाते हो। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। चलिए आगे आते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई कि फोर्स ऐसे लगाते हैं, फोर्स ऐसे लगाते हैं, फोर्स ऊपर लगाते हैं, फोर्स नीचे लगाते हैं, फोर्स इधर लगाते हैं, फोर्स उधर लगाते हैं, उनको शो करने के लिए जो सबसे ईजी डायग्राम होता है उसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। उनको शो करने के लिए सबसे ईजी डायग्राम जो बनता है उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो ऐसे डब्बा रखा हुआ, आप इधर से इसमें फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो इसको कैसे शो करोगे, जमीन है, डब्बा है, आपने इधर से फोर्स लगाया, मान लीजिए F1, इस डब्बे पे नीचे फोर्स लग रहा है कौन सा है, mg, ठीक है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन लग रहा है, और इस पे इधर फोर्स लगने की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हुआ इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FBD। A free body diagram shows all the forces acting on an isolated object। जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो आपको दिख रहे हो चाहे ना दिख रहे हो, सबको लिखना ही हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। स्टेप्स क्या होते हैं, आइसोलेट द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट को बनाओ, जैसे यहाँ पे सिर्फ आपका जो क्यूब है, जो आपका क्यूबॉइड है, बॉक्स है, सिर्फ वही बना हुआ। शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, इधर से इसको खींच रहे हैं, इधर से इसको खींच रहे हैं, इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है जो जमीन लगा रही है, और ये नीचे की तरफ mg लगा रहा है। तो देखो ये तो ये स्मॉल फोर्स है, F लिखा हुआ है और ये F लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे से फोर्स है, अगर ये ज्यादा हो तो इधर मूव करेगा, ये ज्यादा हो तो इधर मूव, अगर दोनों सेम है तो सेम एक ही जगह पे रहेगा। नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऐसे, ये इसके ऊपर mg लगा रहा है, बॉक्स के ऊपर, जमीन जो है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। लेबल ऑल द फोर्सेस प्रॉपर्ली, आपको सारे फोर्सेस प्रॉपर्ली मेंशन करने हैं। दिस इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। इजी चीज है, बाकी जब क्वेश्चंस करें तब ध्यान समझ लेंगे। चलिए अब कॉमन मिस्टेक जो बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन में लाते हैं वो क्या है, थिंकिंग बैलेंस फोर्सेस मीन नो मोशन। ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना आपको, इधर से फोर्स लग रहा है, 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 तो आप लोग बोलते हैं अच्छा इसका मतलब है कोई मोशन ही नहीं, ना ना, इसका सिंपल मतलब इट मींस नो चेंज इन मोशन। इसका मतलब होता है जो मोशन हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मूव नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो मोशन होना चाहिए था उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड काइंड ऑफ मोशन। ओके, इसके डीप मजा नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं। फॉरगेटिंग दैट एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये चीज हमेशा याद रखना। भाई मैंने बोला पिस्टल से आपने गोली मारी, आपको लग रहा है सॉरी इसी पे तो एक्शन, इसी पे ना ना ना, एक्शन हो रहा है बुलेट पे, लेकिन रिएक्शन हो रहा है पिस्टल के ऊपर, दोनों के लिए अलग अलग फोर्सेज निकलेंगे। नॉट शोइंग डायरेक्शन इन एफबीडी, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने इस एफबीडी में देखा, अगर मैं डायरेक्शन शो नहीं करूंगा कि कहां पे कौन सा फोर्स लगता है, तो आपका एफडीबी को यूज ही नहीं हुआ ना भाई। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन शो करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर उसकी डायरेक्शन शो नहीं करोगे पता कैसे चलेगा किधर लग रहा है, उसका फोर्स उठेगा भी कि नहीं उठेगा। कंफ्यूजिंग मास एंड वेट, हाँ ये जान लेना, मास और वेट का मुझे पता है, आपको पता ही होगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास क्या होता है, एनीथिंग इनसाइड अस, एनीथिंग इनसाइड अस, हमारे अंदर जितनी भी चीजें होती वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो कभी भी चेंज नहीं होती। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट जो होता है वो तो एक तरीके का फोर्स ही होता है, जो वेट होता है वो एक तरीके का फोर्स रहता है जो एक पोजीशन पे लगता है, एक डायरेक्शन में एक पोजीशन में लगता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी इसमें चीज है। एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे मान लीजिए क्या मानेगा, हाँ जैसे आप लोग जाते हो अपनी वेइंग मशीन पे, आप खड़े हो जाते हो, तो आप जितना फोर्स नीचे लगा रहे हो, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वेट इज फोर्स ओनली, मतलब मास इनटू जी, क्योंकि जमीन के नीचे फोर्स लगा रहे हो ना, तो आप जितना फोर्स लगा रहे हो दैट इज एक्चुअली दी व्हाट, द वेट। जो मास होता है आपके अंदर, किडनी लिवर ये सब कभी चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ पे रहो चाहे मून पे रहो, आपको ये तो पता होगा, जैसे आपका वेट अगर अर्थ पे 60 kg है, तो मून पे जाने पे वो सिर्फ 10 किलो बचेगा, ओके, लेकिन जो मास होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या होता है, फ्रिक्शन इन प्रॉब्लम्स। आपको हमेशा याद रखना हर एक चीज आपके अगल बगल जो दिख रही है, हर एक चीज, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगता है। चलना, खाना, सोना, लिखना, गाना, हर एक चीज में फ्रिक्शन यूज होता ही है। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जिसमें फ्रिक्शन लेस चीजें मानी जाती, वो भी सिर्फ मानी जाती, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो वहां भी अप्लाई होता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगेंगे? अंडरस्टैंड करिए कॉन्सेप्ट को, बहुत ही की पॉइंट है। डायग्राम को ड्रॉ करिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की बात बता रहा हूँ। डायग्राम को सॉल्व देखिए, फॉर्मूला लगाइए और गेट दी आंसर, ये चीज याद रखिए। पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड, डायग्राम ड्रॉ करिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर ले आइए। चलिए आगे मूव करते हैं। ये फॉर्मूला शीट है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, ऑल दो मैं पूरे नोट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। फोर्स अपना m इंटू ए, मोमेंटम होता है m इंटू वी, चेंज इन मोमेंटम जिसको हम क्या बोलते हैं j, इंपल्स बोलते हैं mv2 माइनस mv1, इंपल्स यही का डेल्टा p, न्यूटन सेकंड लॉ dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं लिखा F12 और लिखा F21। अगर मान लो ये है, इधर से मैं F1 लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन लगा रहा है F2, इसका मतलब क्या है, the force from 1 to 2 is equals to 2 to 1, 2 to 1, बिकॉज इधर से जो लग रहा है इधर जो लग रहा है, दिस इज इक्वल टू इधर से जो लग रहा है इधर से लग रहा है। मतलब अगर इधर से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इधर से, तो उसको बोलूंगा 1 2, और फोर्स अप्लाइड बाय 1 ओवर 2, इधर बोलूंगा फोर्स अप्लाइड बाय 2 ओवर 1। ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा। अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब ये या तो ज्यादा है तो ज्यादा। नेगेटिव क्यों है सर? देखो F12, रुको गायब होने दो इसको, F12 इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा F21, क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स 1 इधर लग रहा है और फोर्स 2 इधर, दोनों इक्वल है तो दोनों का सम हो जाएगा 0 के इक्वल, सिंपली। ठीक है, वेट इज इक्वल्स टू mg, बताया मैंने कि अपना वेट होता है, ये ग्रेविटी डिपेंड करता है, जितना ग्रेविटी, जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन। देखो ये है न्यू एन, न्यू एन क्या होता है, न्यू जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ठीक है, जो हमारे एफ है ये न्यू एन के स्मॉलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट हो नॉर्मली मूव कर सके। अगर ये बहुत ज्यादा हुआ, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हुआ, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? ये हमारी समरी है, आप इसको चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, वैसे नोट्स वही पर फिर से पूरे नोट्स मिलेंगे, आप ड्राइव चेक कर लेना, लिंक सारी चीजें मिल जाएंगी, आराम से चेक करना, मजे लूटना इसके। ठीक है, चलिए वेरी शॉर्ट आंसर, डिफाइन फोर्स जो पहले भी आ चुके हैं। डिफाइन फोर्स का था पुश और पुल, इनर्शिया की ऑब्जेक्ट अपना स्टेट में रेस्ट में रहता है, मोशन में रहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट एंड मोशन अंटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता। शॉर्ट आंसर टाइप क्या आएगा? बैलेंस एंड अनबैलेंस के बीच में डिफरेंस आता है, जो मैंने देखा है। नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। नो चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन होता है कि अनबैलेंस होता है, एक ज्यादा होता है, कम होता है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इन स्पीड डायरेक्शन। बुकिंग अ टेबल, पुशिंग अ बॉक्स, बुक अ टेबल, पुशिंग अ बॉक्स, बुक ऑन टेबल। तो ये सब हमारे कॉन्टैक्ट बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, and these are hot question. Why do passengers fall backward when a bus stands suddenly? Inertia का. Why is it easier to push an empty trolley than a full one? क्यों होता है? Because that is directly proportional to mass. तो अगर मास ज्यादा होगा तो भैया फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। Why does a moving ball stop after some time even if no one touches it? Due to frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो अपोजिट लगता रहेगा। How does a rocket move in space where there is no air? Because वो उस पर एक्शन रिएक्शन लगाता है और एक्शन रिएक्शन लगाने की वजह से वो नॉर्मली मूव कर सकता है। दम से फोर्स लगाना पड़ेगा कि हवा में तो अगर उसके वो लोग फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई भी अगर वो लोग इंजेक्ट नहीं करेंगे, इजेक्ट नहीं करेंगे आउटवर्ड एनवायरमेंट में, तो क्योंकि वहाँ हवा तो होती नहीं है तो चल नहीं पाएगा। ये रियल एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन पे मैंने आपको बहुत सारे दिए थे, दैट आर दोज थिंग्स। ओके, सो ये है अपना कंप्लीट फोर्स वाला चैप्टर, दैट इज दी हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो यही पूरा कंप्लीट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना थी, सीधा कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इस चैप्टर बेस्ड, उस पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ऑल्दो आप ये सब बस प्रैक्टिस करते, इतना पढ़ के चले जाओगे, आपका कंप्लीट चैप्टर इज ओवर।